स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास एपिसोड 24 एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एवरेजिंग अप क्या होता है एंड किस तरीके से हम एवरेजिंग अप को यूज़ कर सकते हैं टू बिल्ड बिग पोजीशंस एंड इसको कैसे करते हैं, व्हाट आर द रूल्स एंड इसके साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो लोग करते हैं एंड उनके वजह से क्या होता है, उन्होंने जहाँ पे एवरेजिंग अप किया वहाँ से स्टॉक नीचे आ जाता है, ऐसा क्यों होता है एंड इससे कैसे हम बच सकते हैं। एंड इसके साथ ही बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि आखिर स्टॉप लॉस को हमें कहाँ पे रखना है। मान लो मैंने यहाँ पे एवरेज अप किया एंड यहाँ पे मेरी इनिशियल क्वांटिटी है, तो क्या मुझे इन दोनों का स्टॉप लॉस अलग अलग ट्रीट करना है, आखिर मुझे क्या करना है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। एंड एट द एंड मैं चार्ट्स को डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आखिर मैं एवरेज अप करता हूँ किसी भी ट्रेड को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बेसिक जो भी डेफिनेशन है एवरेजिंग अप क्या होता है, इन सब के बारे में मैं बात नहीं करने वाला। डायरेक्टली मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ कि एवरेज अप करना क्यों मैटर करता है एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंस इसका यही है कि आपको जो है बिग साइज में विनिंग स्टॉक्स को होल्ड करना है। अगर आप विनिंग स्टॉक को पकड़ते हो, अगर आप उसमें ट्रेड भी करते हो, लेकिन आपकी साइज 5% है, 10% है, तो क्या इससे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट बनेगा? कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप एक विनिंग स्टॉक को 50-60% साइज से होल्ड करते हो एंड मैक्सिमम मूव कैप्चर करते हो उस स्टॉक का, मान लो वो स्टॉक 60% चला है, तो 60 में से ऑलमोस्ट आपने 40-45% मूव भी कैप्चर कर लिया अगर 60% साइज से या फिर 50% साइज से, तो आपको एक बहुत अच्छा सा पीएफ इम्पैक्ट देखने मिलेगा एंड आपकी पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस ऐसे ही 3-4 ट्रेड्स लेने के बाद ही वो एक बहुत अच्छे लेवल पे चली जाएगी। अब सिंपल रूल के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ द रूल फॉर इट। तो इसका सिंपल रूल है कि मैं एवरेज अप करता हूं और मेरी जो बाइंग है वो लगातार मेरा बाइंग प्राइस ऊपर जाता रहता है। मतलब मैं कभी भी अपने बाइंग प्राइस के नीचे फिर बाई नहीं करता। मतलब अपने बाइंग प्राइस या एवरेज अप मैंने मान लो इस प्राइस पे किया है, सो उसके बाद मैं इस प्राइस के ऊपर ही एवरेज अप करूंगा। फिर मान लो यहाँ पे मैंने एवरेज अप किया, तो अब मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं यहाँ पे फिर से जब स्टॉक आया तो एवरेज अप कर लिया, नहीं। मेरी एवरेज अप लगातार ऊपर ही जाती रहेगी और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता रहेगा और सेटअप बनाता रहेगा वैसे वैसे मैं एवरेज अप करता रहूंगा। इसमें दो बातें बहुत ध्यान देने वाली है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे मुझे कहीं भी एवरेज अप नहीं करना। जो लोगों की प्रॉब्लम होती है ना, जो मैंने उनको जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आपको बताया कि यहाँ पे मान लो स्टॉक ऊपर गया, लोगों ने एवरेज अप किया, मोस्टली ये चीज़ बहुत लोगों ने फेस किया होगा, मैंने भी स्टार्टिंग में फेस किया था कि मैं जहाँ पे भी एवरेज अप करता था वहाँ से स्टॉक नीचे आ जाता था एंड इससे क्या होता था, मेरा प्रॉफिट डबल स्पीड से जाने लगता था। मतलब मेरी जो यहाँ वाली पोजीशन है इसकी प्रॉफिट तो जा ही रही है एंड ये वाली पोजीशन मुझे ऊपर से लॉस दे रही है, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट डबल स्पीड से नीचे आ रहा है। सो इसी वजह से आपको दो बातों का ध्यान ध्यान रखना है। सॉरी, सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पे कभी भी एवरेज डाउन नहीं करना। मतलब आपकी बाइंग प्राइस जो होनी चाहिए वो लगातार ऊपर ही जाती रहनी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ पे आपको सेटअप्स पे बाई करना है। ऐसा नहीं करना कि स्टॉक ऊपर चला गया, आपको लग रहा है, आप इमोशन के बेसिस पे, गट फीलिंग के बेसिस पे कि मान लो ये स्टॉक इस तरह से ऊपर चला गया तो आपको लग रहा है ये स्टॉक ऊपर जा रहा है और खरीद लेता हूँ। नहीं, ये चीज़ आपको नहीं करनी, ये बहुत बड़ी गलती है एंड इसी के वजह से जहाँ पे आप खरीदते हो वहीं से स्टॉक नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। आपको प्रॉपर सेटअप बनने का वेट करना है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी टाइटनेस आती है उसके बाद अब यहाँ पे मुझे एवरेज अप करना है एंड सेम दिस थिंग कंटिन्यूस। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग जो कि आपको पता होना चाहिए एंड बहुत लोग इसी चीज़ की गलती करते हैं। दूसरी बात, मैंने ये चीज़ आपको क्यों बताई कि आपको यहाँ पे जैसे स्टॉक ऊपर जाए तो आपको ऊपर ऊपर खरीदना है, आपको नीचे नहीं खरीदना है। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपने जो भी ट्रेड के पीछे का लॉजिक सोच रखा है, ठीक है, मैंने आपको ये वीडियोस में बता रखा है कि आपको एक्चुअली कैसे ट्रेड के पीछे का लॉजिक ढूंढना है, ठीक है, कि आखिर ये क्यों काम करेगा, इसमें क्या क्या स्ट्रेंथ है। अगर वो चीज़ें हो रही है, मतलब आपने लॉन्ग किया है, मतलब पोजीशंस आपकी बाई पे है एंड वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, मतलब वो आपके ट्रेड थीसिस की रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसके बाद आप क्या कर रहे हो, जब आप देख रहे हो, जब आपको कंफर्मेशन मिल गया कि यार ये ट्रेड तो मेरे फेवर में है, तो आप जो है अब ऐड करना स्टार्ट करते हो अपने पोजीशंस को और पोजीशन साइज इंक्रीज करने की कोशिश करते हो। अगर वो ट्रेड आपके फेवर में नहीं है, आपने मान लो यहाँ एंट्री किया एंड उसके बाद ये स्टॉक वापस से बेस में आ गया है, तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं एवरेज डाउन कर लेता हूँ, मेरा जो है एवरेज एंट्री जो है वो मेरी नीचे आ जाएगी एंड उसके बाद जो है मैं अगर इस स्टॉक को और राइड करूँगा तो मैं यहाँ पे ही बहुत बड़ा पोजीशन बना सकता हूँ। दिस इज़ द वेरी ब्लंडर यू कैन से, क्योंकि आपका जो वो ट्रेड थीसिस है या फिर आपका जो लॉजिक है कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, वो लॉजिक यहाँ पे मार्केट ने इनवैलिड कर दिया और उस लॉजिक को मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं दिया। इसका मतलब मार्केट आपके लॉजिक को रेस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो इस केस में जो है, फॉर दिस केस, आपको पोजीशन साइज तो इंक्रीज करनी ही नहीं चाहिए एंड ऊपर से आपको अपना रिस्क मैनेज करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए क्या कोई तरीका है जिससे मेरा स्टॉप लॉस और छोटा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे
तीसरी चीज़, आपको पोजीशन साइज कैसे करना है। देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, आपको ना इनिशियल एंट्री पे ध्यान देना है। अगर आपकी इनिशियल एंट्री की साइज़ सही है तो आप पोजीशन साइज बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे। एवरेजिंग अप अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा साइज बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो पोजीशन साइज है इनिशियल एंट्री में वो कम है तो इससे आपको दिक्कत होने वाली है। एंड द सेकंड थिंग कि अगर आपका इनिशियल एंट्री में पोजीशन साइज ज़्यादा है सो ये तो गलत चीज़ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, दूसरे वीडियोस में भी बताया हुआ है कि इनिशियल एंट्री में आपका साइज़ जो है वो डिसेंट होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगर आपका ट्रेड रिवर्स हो गया, मतलब कि एंट्री के बाद वो स्टॉक वापस से नीचे आ गया और आपका ऐसा लिट हो गया तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए आपको एक बार में बहुत बड़ा साइज नहीं डालना है। ठीक है, आपको एक बार में बहुत बड़ा साइज क्यों नहीं डालना है, फर्स्ट आप एक पोजीशन लो एंड लेट द स्टॉक या लेट द मार्केट प्रूव हिमसेल्फ कि मैं आपके साथ हूं, तब आपको पोजीशन साइज इंक्रीज करनी है। अगर वो स्टॉक प्रूव नहीं कर रहा है इसका मतलब आपको नहीं इंक्रीज करनी साइज। और अगर वो स्टॉक ऊपर जा रहा है मतलब कि वो प्रूव कर रहा है कि यस आपका एनालिसिस सही है और मैं आपके साथ हूं, तो आपको अपना एवरेज अप करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि आपकी जो इनिशियल एंट्री है वो डिसेंट होनी चाहिए, मतलब कि कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। तो मैं अराउंड 20% की इनिशियल एंट्री ट्राई करता हूँ, मतलब कि 15 to 20% के रेंज में रहता है। ठीक है, अब 20% क्यों, क्योंकि अगर मैं इनिशियल एंट्री 20% करूँगा तो मेरा फर्स्ट एवरेज अप इसका हाफ होता है 10%, एंड सेकेंड एवरेज अप इसी का हाफ होता है 10%, मतलब 20 10 10। ठीक है, एंड फिर थर्ड एवरेज अप अगर मैं करता हूँ, अगर मुझे वो स्टॉक मौका देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में दो एवरेज अप करने के बाद स्टॉक जो है या तो ओवर स्ट्रेच्ड हो जाता है या तो वो नीचे आ जाता है। लेकिन अगर मौका मिलता है तो उस केस में मेरा थर्ड एवरेज अप जो होगा वो इसका हाफ होगा एंड दैट इज 5%। ठीक है, एंड फोर्थ एवरेज अप इज अगेन 5% एंड उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। लेकिन मैंने देखा है कि सेकंड एवरेज अप तक आपको मिल जाता है, थर्ड एवरेजिंग आपको नहीं मिलती। बहुत कम केसेस में आपको थर्ड एवरेज अप करने का मौका मिलता है एंड फोर्थ एवरेज अप करने का मौका तो उससे भी कम केसेस में मिलता है। फोर्थ एवरेज अप करते करते जो है स्टॉक मेनली फेल कर जाता है और नीचे आ जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है मोस्ट केसेस में। इसीलिए मैं मैक्सिमम सेकेंड एवरेज अप तक तो जाता हूं एंड थर्ड एवरेज अप अगर मुझे लगता है कि ऑल द मार्केट इन्वायरमेंट इज गुड एंड आईपीओ जो कोई स्टॉक है वो मान लो आईपीओ है एंड उसमें स्ट्रेंथ है, तो मैं थर्ड एवरेज अप भी करता हूं। लेकिन फिर फोर्थ एवरेज अप से मैं नहीं करता, मैं वहां पे सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ करना स्टार्ट कर देता हूं। ओके, सो अब इससे क्या फायदा होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे 20% लूँ तो 20 का हाफ 10 एंड 10% में अगर दो बार करता हूँ तो ऑलमोस्ट मेरा 40% साइज बन जाता है बहुत इजीली। सही बताऊँ तो बहुत इजीली मेरा 40% साइज बन जाता है। अगर वो स्टॉक चल रहा है तो मैं 40% साइज के आसपास तो इजीली बना लूंगा। इससे क्या होगा, 40% साइज इज ऑब्वियसली अ डिसेंट साइज एंड डिसेंट साइज से अगर मैं एक अच्छा खासा मोमेंटम कैच करूंगा तो उससे मुझे जो है एक अच्छा खासा पीएफ इम्पैक्ट डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मेरा इनिशियल पोजीशन साइज जो है जो कि 20% है वो अगर मैं 10 कर देता हूँ तो इससे क्या होता है, मेरा फर्स्ट एवरेज अप कितना हो जाएगा 5% एंड सेकंड एवरेज अप 5% एंड थर्ड एवरेज अप इज 2.5% अगर मौका आता है तो मैं थर्ड एवरेज अप तो ले ही नहीं रहा। 2.5% वैसे भी कोई फायदा नहीं है उसको एवरेज अप करके। तो अगर मैं इतना ही देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा कितना होता है, दिस इज 20%, मतलब कि आपने सिर्फ और सिर्फ 20% ही साइज बनाया। अब 20% साइज से आप देख लेना आपको कोई पीएफ इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ठीक है, हाँ पीएफ इम्पैक्ट आएगा, प्रॉफिट्स आएंगे, हो सकता है आप खुश हो जाओ, लेकिन आपको जो है ओवरऑल आपका जो वेल्थ क्रिएशन है या फिर आपका जो पोर्टफोलियो आउट परफॉर्मेंस है ये सब चीज़ें आपको देखने नहीं मिलेंगी। ठीक है, सो इसी वजह से मैंने कहा कि अराउंड 15 to 20% जो है आपका इनिशियल साइज आना ही चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद आपका ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो आपका पोजीशन साइज बिल्ड होता रहेगा। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे आपको जो है फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ें नहीं करनी। तो आपको यहाँ पे एवरेज डाउन नहीं करना है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दी। आप चाहो तो इस चीज़ को रीड कर सकते हो एक बार वीडियो पॉज करके कि आपको क्यों नहीं करनी। तो एवरेज डाउन इज़ अ ब्लंडर टू मी। ठीक है, एवरेज डाउन मैं कभी नहीं करता। ओके, सो यहाँ पे मैंने यही चीज़ें लिखी हुई है तो आप इस चीज़ को जस्ट रीड कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़ बहुत लोगों को ये होता है कि उनको सेटअप दिखा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई एंड उसके बाद वो स्टॉक नीचे आने लगा, मतलब जस्ट उनकी एंट्री ट्रिगर करके वो स्टॉक नीचे आने लगा। अब क्या था, मान लो मुझे बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा कन्विक्शन होता है कि यार ये तो स्टॉक ऊपर जाना ही चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा सेटअप में दिख गया या फिर होता है कभी कभी कि बहुत ज़्यादा कन्विक्शन होता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, क्या उस केस में भी हमें एवरेज डाउन नहीं करना? नहीं करना, आपको उस केस में भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि द सिंपल लॉजिक इज कि आपको कितना भी ज़्यादा कन्विक्शन हो, मार्केट आपके कन्विक्शन को रेस्पेक्ट कर रहा है तो आपको
मतलब उस हिसाब से एक्ट करना है, और मार्केट अगर आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा तो आपको उस हिसाब से एक्ट करना है। अगर आपको मान लो कोई स्टॉक है जिसमें आपको कन्विक्शन बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपने एक छोटा सा साइज बना लिया, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा आपने साइज बना लिया 10% का, ठीक है, एंड उसके बाद वो स्टॉक ऊपर चल गया एंड टाइट हो रहा है, तो मार्केट भले ही आपको कन्विक्शन नहीं था बट मार्केट को यहाँ पे आप पर आपके जो भी ट्रेड है उस पर मार्केट ने सपोर्ट दिखाया है, मतलब मार्केट आपके साथ है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा ना, मैं इस केस में मोस्टली क्या करता हूं, जब स्टॉक ऊपर आता है एंड एवरेज आपका मौका देता है ना, मैं 10% से ही करता हूं साइज, मतलब कि 10% ही मेरी इनिशियल क्वांटिटी थी और 10% से ही मैंने एवरेज अप किया, एंड उसके बाद फिर से ऊपर जाता है तो फिर मैं 10% या 5% से एवरेज अप करता हूं। क्यों? क्योंकि मार्केट मुझे रेस्पेक्ट कर रहा है, भले ही मुझे कन्विक्शन नहीं था स्टॉक में, बट स्टॉक मुझे रेस्पेक्ट दे रहा है, मेरे प्राइस को, मेरे बाइंग को रेस्पेक्ट दे रहा है, सो मैं एवरेज अप कर रहा हूँ। और जब मार्केट रेस्पेक्ट नहीं दे रहा लेकिन मुझे बहुत कन्विक्शन है, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मतलब एट द एंड मार्केट अगर रेस्पेक्ट कर रहा है तो बढ़िया है, अगर नहीं कर रहा है रेस्पेक्ट तो आपको अपना व्यू पॉइंट चेंज करना है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल आपको सोचना पड़ेगा एवरेज अप करने के टाइम कि एक्चुअली क्या करना चाहिए, क्या मार्केट आपके बाइंग प्राइस को रेस्पेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों का अगर आप आंसर खोजोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको एवरेज अप करना है कि नहीं करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, की टेकअवेज हैं कुछ यहाँ पे। सबसे पहले एवरेजिंग अप करने से क्या होता है, आप साइज के साथ विनर्स को कैप्चर कर सकते हो, एंड इसके साथ अगर आप रीजनेबल स्टेक से स्टार्ट करते हो, रीजनेबल क्वांटिटी से, इनिशियल क्वांटिटी से स्टार्ट करते हो, तो आपका जो ओवरऑल साइज है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। आपको स्ट्रक्चर वे में एडिंग करनी है, ऐसा नहीं है कि आपको इमोशनल ओवर साइजिंग कर दिया कि यार मन हो रहा है तो बाई कर लेते, जो मैंने आपको बताया। आपको प्रॉपर सेटअप का वेट करना है एवरेजिंग अप करने के लिए भी, ऐसा नहीं है कि एवरेज अप आप कहीं भी कर लोगे, प्रॉपर सेटअप का वेट करना है। मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द प्रॉपर सेटअप, आगे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लाया हूँ। एंड इसके साथ आपको कभी भी एवरेज डाउन नहीं करना, एंड मैं कभी भी पर्सनली रिटेस्ट पे बाई नहीं करता। अब पोजिशनल में मैंने ये चीज़ बहुत सुनी है कि यहाँ पे मान लो एक स्टॉक ने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया, तो बहुत लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट पे थोड़ी सी क्वांटिटी बाई करते हैं एंड रिटेस्ट में थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे बाई करते हैं, थोड़ी यहाँ पे बाई करते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, जैसे मैंने कहा आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट दिस, बट फॉर मी एंड फॉर स्विंग एंड इंट्राडे कभी भी मैं रिटेस्ट पे बाई नहीं करूंगा। अगर वो स्टॉक वापस से मेरे एंट्री पॉइंट के आसपास आ रहा है तो मैं थोड़ा सा अवेयर हो जाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा कि मैं स्टॉप लॉस को वापस से शिफ्ट कर दूं, या फिर स्टॉप लॉस को अगर मुझे मौका मिलता है, मतलब मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है, जस्ट लाइक कुछ इस तरह से हो रहा है एंड मुझे दिख रहा है मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है एंड स्टॉक वापस से जो है मेरे कॉस्ट पे आ चुका है, मतलब मेरी एंट्री जो है वहाँ पे आ चुका है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा या फिर यहाँ पे ही छोटा सा लॉस लेकर निकल जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो प्राइस है उसको नीचे नहीं आना चाहिए। अगर वो नीचे आ रहा है इसका मतलब मार्केट मेरे सेंटिमेंट्स को, या फिर कह सकते हो मेरी जो एंट्री है उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा। इसी वजह से मैं रिटेस्ट पे कभी भी बाई नहीं करता हूँ, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं एंड कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि एसएल आपको कहाँ रखना है और आपको एंट्री कहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो सिंपल आर पावर का एग्जाम्पल है, मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया भी है यह चीज़ आपके साथ। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, क्या ब्रेकआउट के बाद ही मुझे ऐड करना है कि अरे यार ये तो स्टॉक बहुत चल रहा है ऐड कर लो? नहीं, आपको क्या करना है, वेट। मेरी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे थी इस जगह पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वेट किया, मुझे यहाँ पे दिखा कि फिर से टाइटनेस फॉर्म हो रही है, वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई इस कैंडल पे। यहाँ पे मेरा ये जो हाई था, इस हाई के ऊपर मैंने एंटर किया एंड फिर से मुझे दिखा कि ये स्टॉक फिर चल गया एंड उसके बाद मैंने फिर वेट किया, अगले दिन ये स्टॉक फिर चल गया। अब क्या है ना, मेरी एंट्री कहाँ पे थी, मेरी एंट्री इस जगह पे थी विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस, ठीक है, ये वाला स्टॉप लॉस, सॉरी ये वाला, ठीक है। मतलब कि जो ये स्विंग का लो है, इस लो को मैंने स्टॉप लॉस रखा, यहाँ पे मेरी एंट्री थी एंड ये स्टॉप लॉस मेरा पूरे ट्रेड का स्टॉप लॉस है। मतलब कि ये जो मेरा स्टॉप लॉस था ना यहाँ पे, इस इनिशियल क्वांटिटी का स्टॉप लॉस, उसको भी अब मैंने यहाँ पे कर दिया है एंड मेरी टोटल क्वांटिटी का स्टॉप लॉस यही है। अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे आकर इसको कट कर देता है तो मेरी पूरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मुझे दिखा फिर से स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर ये स्टॉक जो है यहाँ पे टाइट हुआ, मुझे एक इनसाइड बार दिखा, तो मैंने फिर से यहाँ पे एंट्री प्लान की इस जगह पे, यहाँ पे मेरी एंट्री थी। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे था, अब मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ कर दिया स्विंग लो पे, ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस ये नहीं है, अब मेरी इस क्वांटिटी का जो मैंने यहाँ बाई किया, जो मैंने यहाँ बाई किया एंड जो मैंने यहाँ बाई किया, इन तीनों का ही स्टॉप लॉस अब इस जगह पे है। तो मैं पर्सनली इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि मैं एक ही स्टॉप लॉस रखूँगा, और अगर ये
ब्रेक हो जाता है तो मैं फिर निकल जाऊंगा, ठीक है, मैं फिर पूरा निकल जाऊंगा। सो दिस इज द थिंग, बहुत लोग ये करते हैं कि 2 स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये सब लेके चलते हैं, लेकिन मैं पर्सनली नहीं करता ये सब चीज़ें, ठीक है। बाकी आपको जो सूट करे आप कर सकते हो, मैंने अपनी बात आपको बता दी। जेपी पावर, अब इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ पे मैंने फर्स्ट एंट्री की इस जगह पे, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, इसने एक टाइट रेंज बनाया, आप देख सकते हो वॉल्यूम्स ड्राई हुए, रेंज टाइट हुआ, एंड उसके बाद मेरी एंट्री कहाँ पे हुई, मेरी एंट्री हुई यहाँ पे इस कैंडल पे, इस कैंडल के हाई पे मैंने एंटर किया विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो, ठीक है, ये लो मेरा स्टॉप लॉस था। अब मेरा जो होल एज अ होल जो स्टॉप लॉस है, मतलब अब ये मेरा स्टॉप लॉस नहीं है, जो मेरी इनिशियल क्वांटिटी का स्टॉप लॉस था वो भी अब मैं यहाँ पे कर दूंगा। एंड अब मैंने देखा फिर ये स्टॉक ऊपर चला गया, एंड उसके बाद मैंने देखा कि ठीक है अब इसने अपना मूव शायद कैप्चर कर लिया है, अब यहाँ पे मैंने देखा कि स्टॉक नीचे आ गया, तो मैं यहाँ पे सारा का सारा एग्जिट करके निकल जाऊंगा। और मैंने यहाँ पे सर्किट चेंज वाला भी देखा, आप सेलिंग वाले वीडियोज़ में देख लेना कि हाउ टू सेल हाउ टू एग्जिट, ठीक है, तो आपके वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि सर्किट चेंज हो रहा है और मैं यहीं पे टॉप पे ही पूरा एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है, ठीक है, अब आर पावर के एग्जांपल में लेते हैं कि यहाँ पे साइजिंग मेरी कितनी होती है, देखो अब यहाँ पे मान लो, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मैंने 20% एंट्री की, ठीक है, यहाँ पे मेरी एंट्री ऑलमोस्ट 20% की हुई, इस जगह पे 20%, मैं यहाँ पे इसको येलो कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे 10% डाला और यहाँ पे 10% डाला, तो मेरी 40% की यहाँ पे साइज़ बन गई, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे मैंने 60% का साइज़ किया था, कैसे किया था, देखो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप एंटिसिपेशन कर सकते हो इस कैंडल पे, ठीक है, मैंने आपको, आप एंटिसिपेशन वाली वीडियो जा करके देख लेना, मैं एंड स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगा। सो आपकी एंटिसिपेशन इस जगह पे होगी, इस कैंडल के एंड ऑफ द डे या फिर इस हाई के ब्रेक करने पे। सो मैं क्या करूंगा, मैं 20% क्वांटिटी यहाँ लूंगा एंड 20% क्वांटिटी यहाँ लूंगा, मतलब कि अब मेरा क्वांटिटी इसी जगह पे 40 हो चुका है, ठीक है। एंड जब लोगों की क्वांटिटी अभी स्टार्ट हुई है, जस्ट उन्होंने बिल्ड करना स्टार्ट किया है, मैंने ऑलमोस्ट 40% बिल्ड करके रख दिया है, ठीक है। सो इससे मुझे क्या एडवांटेज मिलेगा, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे साइज़ का एडवांटेज मिलेगा, मेरी अच्छी खासी साइज़ बन चुकी है। एंड उसके बाद जब ये स्टॉक इस तरह से चल जाएगा, तो उसके बाद मैं यहाँ पे ईजिली अपना 10% या 15%, क्योंकि मैंने अपना जो एंटिसिपेशन और इनिशियल क्वांटिटी दोनों मिला के मेरा 40% साइज है, तो मैं जा सकता हूँ यहाँ पे अगेन 20% से, बट मैं इतने हैवी से नहीं जाऊँगा, मेरा ऑलमोस्ट 40% बन चुका है विच इज डिसेंट साइज। तो मैं यहाँ पे फिर से 10% ऐड करूँगा एंड ईजिली मेरा 60% साइज बन जाएगा, ठीक है। सेम गोज फॉर जेपी पावर, मैंने आपको बताया था जेपी पावर में भी यहाँ पे मेरी बाइंग थी इतने इस लेवल पे जो आप देख रहे हो, ये जो बाउंस आया था, मैंने एंटिसिपेशन वाले वीडियो में ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यहाँ पे मैं 20% बनाता, यहाँ पे 20% बनाता, 40% की साइज, एंड यहाँ पे 10%, 50% की साइज इसमें भी बन जाती। सो आप देख रहे हो किस तरीके से आप 50 to 60% साइज बना सकते हो, इस तरह से आपको साइजिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ, वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया, स्टॉक में एक सेटअप बना, ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर से ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे ये नीचे आ गया, तो मैं क्या करूँगा, मान लो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मान लो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो मैंने देख रहा हूँ कि यार ये तो नीचे आ रहा है एंड अब मुझे ये सही नहीं लग रहा, ठीक है, इसको यहाँ से इतना नीचे नहीं आना चाहिए, मैक्सिमम इस रेड कैंडल के बाद इसको घूम के ऊपर जाना चाहिए था। सो मैं क्या करूँगा, आइदर मैं यहाँ पे ही कॉस्ट पे सब कुछ एग्जिट कर दूंगा, ठीक है, जो भी मेरी क्वांटिटी होगी मैं कॉस्ट पे ही निकाल दूंगा, और मैं क्या करूँगा, मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करके ला दूंगा। तो उससे क्या होगा कि मेरे जो स्टॉप लॉस है वो मैंने आधा कर दिया, मेरा स्टॉप लॉस पहले यहाँ पे था, मैंने यहाँ कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पे एवरेज अप करने की गलती कभी नहीं करूँगा। एंड आप देख सकते हो उसके बाद स्टॉक में क्या हुआ, स्टॉक नीचे आ गया एंड उसके बाद उसमें एक अलग फिर से दूसरा बेस बनने लगा एंड दिस इज अ डिफरेंट बेस, ठीक है। सो यही होता है जब आप यहाँ पे मान लो अगर आप एवरेज अप कर लेते तो सोचो आपका लॉस कितना बड़ा हो जाता, ठीक है। अब प्रोस्टाम ये आईपीओ है एंड आईपीओज में मैंने आपको जैसे बताया कि कहीं कहीं पर आपको थर्ड एवरेज अप फोर्थ एवरेज अप करने का ऑप्शन मिलेगा, वो कहाँ पे मिलेगा, वो आपको आईपीओज में मिलेंगे। तो देखो ये फर्स्ट एंट्री होती, उसके बाद ये सेकंड एंट्री होती, इस इनसाइड बार के हाई के ऊपर एंटर करते विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस हमारा कॉस्ट का, उसके बाद ये थर्ड एंट्री होती, यहाँ पे हमारा ये स्टॉप लॉस आता एंड इस कैंडल पे एंट्री होती। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखो हमारा जो एंट्री होता वो एक तो इस कैंडल पे होता इस हाई के ऊपर विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होता, ठीक है। एंड ये मैं रेड कर देता हूँ, ओके। उसके बाद मेरी एंट्री यहाँ पे एक और होती, मतलब मैं कहाँ पे एंटर करता, यहाँ पे एंटर करता इस हाई के ऊपर, जब ये हाई ब्रेक करता, एंड मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, इस जगह पे होता मेरा स्टॉप लॉस। मतलब कि मेरे पूरे क्वांटिटी का जितना भी मैंने बाई किया है यहाँ पे जो मेरे दो एवरेज अप है और ये तीसरा, तो यहाँ पे जो है मेरी पूरी क्वांटिटी का एसएल यही होता, ठीक है, फर्स्ट इनिशियल क्वांटिटी एंड दो एवरेज अप
कि ऐसा लिए। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर चला गया, अब मुझे एक्सटेंडेड लगने लगा तो मैं यहाँ पे अब एग्जिट करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अब 10% में भी ये आ चुका है एंड ये सर्किट मार चुका है। तो मैं यहाँ पे अब एग्जिट करने के बारे में सोचूंगा, फर्दर मैं पोजिशंस नहीं बनाऊंगा, ठीक है। एंड क्यू पावर इज द स्टॉक जिसने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए थे एवरेज अप करने के। अब यहाँ पे आपने मान लो आपकी इनिशियल क्वांटिटी थी विथ 20% साइज, फिर आपने ये देखा कि स्टॉक ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पे इसने एक फ्लैग टाइप सेटअप बनाया, इनसाइड बार दिया, तो आपकी एंट्री कहाँ पे होती? वेरी सिंपल, यहाँ पे आपकी एंट्री होती इस जगह पे। जब आप देखते यहाँ पे ये कैंडल इसे ब्रेक कर रहा है, आपकी एंट्री होती विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस, ये आपका स्टॉप लॉस होता, इस पोजीशन का भी इस पोजीशन का भी, दोनों पोजीशंस का स्टॉप लॉस ये। फिर ये ऊपर गया एंड ऊपर जाके अब यहाँ पे ना ये ओवर एक्सटेंडेड लग रहा था, ठीक है। अब ये एक्सटेंडेड लग रहा है इस जगह पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा बहुत सेल करके निकलने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को नहीं करता तो क्या करता मैं, देखो यहाँ पे फ्लैग देखता कि यहाँ पे फिर से फ्लैग बन रहा है, तो यहाँ पे मेरा फिर से एक इनसाइड बार बना, इनसाइड बार बनने के बाद फिर से यहाँ पे जो है मैंने एंट्री की विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस। अब मेरे पूरे क्वांटिटी का स्टॉप लॉस यही है, मतलब सोचो इतना मैंने इतना बड़ा मूव कैप्चर किया, उसके बाद में मेरा स्टॉप लॉस बस इतना सा ही है, ठीक है। अब ये स्टॉक अगर फिर से टाइट होता है, मतलब यहाँ पे देखो फिर से टाइट हुआ, फिर से इनसाइड बार दिया इस तरह से, फिर मैंने यहाँ पे एंटर किया इस कैंडल पे, इस कैंडल पे नहीं, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे एंट्री हुई विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस, ये मेरा स्टॉप लॉस होता। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये स्टॉक फिर से ऊपर गया एंड फिर से ये टाइट हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे फिर से इसने टाइटनेस दिखाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आप एंटर करोगे? अब यहाँ पे मैं एंटर नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी कितने एवरेज अप कर लिए हैं, ठीक है। ये वाला आप यहाँ पे भी एवरेज अप कर सकते थे, ठीक है, ये वाला मैंने काउंट नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे भी मान लो एवरेज अप कर सकते थे, आपने यहाँ पे एंट्री की इसके यहाँ पे हाई पे, एंड उसके बाद आपका स्टॉप लॉस जो है वो ये हो जाता, ठीक है। सो यहाँ पे आपने एक और एवरेज अप कर लिया, सो आपने 3-4 एवरेज अप कर लिए हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एवरेज अप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 एवरेज अप आपने कर लिए हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी मिला था, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 130-140% चल चुका है एंड यहाँ से फिर से चलना इज़ लाइक नियरली नॉट पॉसिबल, और अगर चलता भी है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि यहाँ से मूव्स वॉलेटाइल हो जाएंगे, मुझे पता है। सो इसी वजह से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब एग्जिट करने के बारे में मैं सोचूंगा एंड एग्जिट करना स्टार्ट करूँगा। एंड यहाँ पे इसने 10 EMA को ब्रेक कर दिया, तो मैं यहाँ पे 10 EMA पे मोस्टली क्वांटिटी निकाल दूंगा एंड जो मेरा स्टॉप लॉस था वहाँ पे जब ये आएगा तो मैं अपना पूरा क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा। सो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारा एवरेज अप होता है एंड यहाँ पे हमारी क्वांटिटी कितनी बन जाती है। आप देखो यहाँ पे मैं 20 लेता, यहाँ पे 10 लेता, 30, यहाँ पे 10 लेता, 40, यहाँ पे 10 लेता, 50, यहाँ पे 5 लेता, क्योंकि एवरेज अप मेरा ज़्यादा हो गया है। मान लो इनिशियल क्वांटिटी के बाद 10 हुआ तो यहाँ तक 40 हुआ, यहाँ पे 45, क्योंकि 5% लेता यहाँ पे, क्योंकि थर्ड एवरेज अप है। एंड यहाँ पे मैं कितना लेता, 5% अगेन, तो 50% साइज इसमें भी बन जाता। सो इस तरीके से आप इजीली एवरेज अप करके साइजिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको एक एंटिसिपेशन सीखना पड़ेगा, इनिशियल एंट्री सीखनी पड़ेगी एंड एवरेज अप सीखना पड़ेगा। सो बस एंड करते हैं ये वीडियो को, एंड इसके बाद मोस्ट लाइकली एक और वीडियो आएगी स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास पे, एंड उसके बाद मैं स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको सब बता दिया है, मैंने आपको एंटिसिपेशन बता दिया, मैंने आपको कैसे आप स्टॉक्स को स्कैन करोगे, प्रायोरिटाइज करोगे, सब बता दिया है। एक और वीडियो जो आएगी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस वीडियो में जो एक और वीडियो इसके बाद आएगी उसमें हम बात करेंगे सब कुछ ऐड ऑन करके, एक सम अप करके मैं आप बात करूंगा आपसे कि आपको एक्चुअली सब चीज़ों को कैसे यूज़ करना है जो भी मैंने आपको बताया हुआ है। एंड इसके बाद हम इस सीरीज़ को एंड कर देंगे एंड नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि इंट्राडे पे होने वाली है, ठीक है। सो इसके लिए भी बहुत लोग इंटरेस्टेड है, बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि इंट्राडे के ऊपर सीरीज़ चाहिए, इंट्राडे के ऊपर सीरीज़ चाहिए। तो इंट्राडे के ऊपर इसके बाद जो है सीरीज़ स्टार्ट होगी, तो उसके लिए भी आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो इस नोट्स के लिए आपको पता है आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक मिल जाएगा, तो आप जा करके देख सकते हो। एंटिसिपेशन वाला सेटअप क्या है, एंटिसिपेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में जानना है तो वीडियोज़ में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ों के बारे में, और भी स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास के और वीडियोस देखने हैं तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप एंड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप देख लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।